विश्व इतिहास से शुरू किए, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो विश्व इतिहास से, यहां से 2 क्वेश्चन आपको लिखना। हमारा टारगेट ही है कि सुजीत सर 2 क्वेश्चन सही करना, एनी हाउ। क्लियर है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो विश्व इतिहास बहुत बड़ा, ये बात जानते हैं ना, है तो बहुत बड़ा। एक तो पहले सुजीत सर नाम से तो डर लगता है, और इतने सारे टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक में देखिए, सामंतवाद, पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, आर्थिक मंदी, औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, चीनी क्रांति, ये वो टॉपिक हैं जहां से आसानी से आपके 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। आसानी से 2 क्वेश्चन, हमें 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ना। आपका टारगेट होना चाहिए कि सुजीत सर मैं ऐसा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं जिसमें विश्व इतिहास में हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, पुनर्जागरण इंपॉर्टेंट है, एकदम मान के चलिए। फ्रांस की क्रांति हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछेगा फ्रांस की क्रांति। आर्थिक मंदी एकदम इंपॉर्टेंट है, रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी एकदम इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू पूछ रहा, और इस बार भी आर्थिक मंदी ही है। कोरोना आर्थिक मंदी में चपेट में लेके चला गया इकोनॉमी को। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए इस बार फिर से यह चर्चा का विषय बना हुआ। देखिए कितना आसानी से आपको मैं पास करवा देता हूं। औद्योगिक क्रांति चर्चा में रहे या ना रहे, रूस की क्रांति चर्चा में है, और अगर रूस की क्रांति चर्चा में है तो चीन तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नाम है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जो ताकत लगाई जा रही है, इसी की ताकत लगाई जा रही है। तो यानी कि अगर हम अच्छे से पुनर्जागरण पढ़ लें, 1 फ्रांस की क्रांति पढ़ लें, 2 अमेरिकी क्रांति पढ़ लें, अगर ये दोनों हम पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए 1 क्वेश्चन हमारा फंसना 100% तय हो गया। ये दोनों में 1 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बचा कितना? 2 चैप्टर में 1 क्वेश्चन, बाकी सब में 1 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आर्थिक मंदी में आए तो आए, रूस की क्रांति में आ जाएगा, हो गया सॉल्व। बाकी तो हमको मतलब ही नहीं है, बाकी रहे किताब में रखा पड़ा, हमें क्या मतलब है। आसान तो है, आसानी से तो डील कर लीजिएगा आप, बाकी समझाना मेरा काम है। लेकिन इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन देके सामने खड़ा होकर डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। लास्ट में चीन की क्रांति रहेगा, यहां से क्वेश्चन। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन भी देंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उसके अलावा भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे, जिससे पूरी तरीके से ये चैप्टर जो है आपके दिमाग में छप जाए। ये रहा पूरा का पूरा विश्व इतिहास, जहां से हमें 100 नंबर हासिल करना है ना। सही बात, 100 का 100 तो नहीं आएगा, ये तो खैर बेकार वाली बात लगती है, लेकिन हां इतना उम्मीद कर लें कि कम से कम 70 नंबर लायक जरूर बने। इससे कम आना अपराध है, 70 से कम किसी भी हालत में नहीं आए, क्योंकि इस 20 दिन में आपको जीने नहीं दूंगा, घर में भी आपको चैन से जीने नहीं दूंगा। 70 नंबर ये डिजर्व करते हैं आप, इतना पढ़ें कि 70 नंबर आना चाहिए। आइए दूसरे में आते हैं, प्राचीन। फिर वही सुजीत सर जो बोले हैं, देखो सब गेम खेले, जहां जहां ज्यादा क्वेश्चन है उसी टॉपिक को सबसे पहले लेके आए हैं। इसमें भी हमने बोले थे कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना आपको याद है। मुरली जी, आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना जी। मुन्ना जी याद है? स्टार्टिंग में तो बताया हूं, अभी तो बताया हूं, शुरुआत में बताया कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, विश्व इतिहास और प्राचीन से। अक्सर स्टूडेंट इन दोनों से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको 2 क्वेश्चन डील करना। स्थिति आपके हाथ से बाहर निकल गई, नहीं कुछ आता, तब तो आप जिसमें चाहे उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना तो है, ये सॉल्व आपको, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा भी लगे कि सुजीत सर लिख सकता हूं, तो फिर लिख डालना। अब आइए थोड़ा सा प्राचीन भारत में। सुजीत सर इसमें तो बड़ा समस्या होने वाला, एकदम आसान है। देखिए हड़प्पा सभ्यता, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की? हाँ नहीं, इनकी खोज जो किए हैं दयाराम शाहनी जी, कब किए गए? 1921। बस यहीं यहीं तक रहिए, आगे मत भागिए। अभी कौन सा साल चल रहा है? 100 साल पूरा हुआ, आ गया चर्चा में हड़प्पा, आ रहा चर्चा में, लिख लीजिए।
एक क्वेश्चन तो बन गया ना मेरा, कंफर्म हो गया। सुजीत सर एक बना दिए, वाह भगवान करे उम्र लग जाए मेरी, बस किसी तरह रिजल्ट हो जाए मेरा। अब एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना इतना में 100 साल हो गया तो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बार इसी में नहीं, प्रीलिम्स में भी और 65th के इंटरव्यू में भी हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं खुद ही पूछने वाला हूं, मैं एकदम तैयार बैठा हूं, जहां बैठूंगा वहां पे और हिस्ट्री ऑप्शन जिनका रहेगा हड़प्पा से क्वेश्चन फेंकूंगा। 100 साल पूरा हो गया। और ये अक्सर ऐसा होता है, कहीं से भी, यूपीएससी ले लीजिए या बीपीएससी। आइए दूसरा में वैदिक युग, ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है, वैदिक युग भी। और वैदिक युग में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उत्तर वैदिक काल से पूछने की संभावना है, तो यहां से भी ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी जब हम पूछेंगे तो आपको बताएंगे। और स्पेशली इसमें दो चीजों पे ध्यान रखना, एक तो यहां के समाज के बारे में ध्यान रखना है और दूसरा यहां के धर्म के बारे में, बाकी कुछ भी नहीं। समाज और धर्म ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस में अब समाज क्यों सुजीत सर? समाज इसीलिए क्योंकि समाज के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था है। ये वही वक्त बीत रहा है जहां पे क्या है, कर्म के आधारित जो था वर्ण व्यवस्था था वो ऋग्वैदिक में था, कर्म के आधारित, और जन्म के आधारित हो गया तो उत्तर वैदिक में चला गया। पकड़ में आई मेरी बात? तो इसलिए ये दोनों व्यवस्था में आपको ध्यान से समझना होगा और समझाने के लिए मैं खड़ा ही रहूंगा सामने। ये दो पार्ट जिसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सवाल नहीं उठता है कि वैदिक से क्वेश्चन पूछे आए हो और आपका गलत हो जाए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपका इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। थोड़ा सा बाहर निकला तो जीवन के चारों क्षेत्र, या तो राजनीतिक, या तो आर्थिक, या तो सामाजिक या धार्मिक, या फिर आपका क्या पॉलिटी, राजनीति, यही चार पिलर पे पूरा का पूरा इतिहास दौड़ेगा। लेकिन यहां पे जो ध्यान रखना है वो दो पिलर पे ध्यान रखना। यहां का समाज कैसा था, जो कि समाज बहुत जटिल था। वहीं जहां ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को आजादी दी जाती है, वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की आजादी छीन ली जाती है। जहां ऋग्वेद में समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, वहीं पे उत्तर वैदिक काल में समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर हो गया। तो ये चीजें यहां पे ध्यान रखेंगे और घबराइए नहीं, ऐसे भी आके बताना ही हमको है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। बौद्ध जैन, बौद्ध जैन समझ में आ रहा ना, वही जो पड़ोसी में रहते थे, ठीक ना। बौद्ध जैन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुद्ध में ध्यान रखना, क्योंकि हमें एक ही करना है। बात समझिए, अक्सर यहां से बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता, लेकिन बौद्ध को भी हम थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे। क्या थे बौद्ध, कैसे थे, क्या है, कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके बाद किस तरीके से बौद्ध धर्म का जन्म होता है, क्यों सनातन इतना पीछे हो गया था, सनातन में कितनी ऐसी बुराइयां थी जो कि बौद्ध धर्म को जो है एक तरीके से उद्धार करने का सबसे बड़ा काम किया था सनातन में, यानी कि वैदिक में। नेक्स्ट जो है मौर्य काल। मौर्य काल में दो चीज ध्यान रखना है, तीन चीज ध्यान रखिए। एक तो पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। उसने शुरुआत करता है मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य जो उसका नौकर है, गुरु भी है, ठीक है, गुरु ही है और कुछ भी नहीं है। या तो आप क्या चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए, तीनों इक्वल है। एक तो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक, और दूसरा अशोक की धम्म नीति। ये कुछ ऐसे पॉइंट है बस पकड़ के रखिए ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अशोक की धम्म नीति जो कि क्या कर दिया, मौर्य वंश के पतन का कारण बना। नेक्स्ट आएंगे मौर्योत्तर काल। इसमें जो है शुंग, थोड़ा सा पुष्यमित्र शुंग जो कि अंतिम राजा की हत्या कर देता है मौर्य वंश का। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, थोड़ा सा हल्का सा मौर्योत्तर काल में देखना। उसके बाद गुप्त काल आ जाएंगे, और जैसे गुप्त काल आएंगे उसके बाद स्वर्णयुग शुरू हो जाएगा। ये सब आपका पढ़ाया हुआ है, स्वर्णयुग आया हुआ है। इसके बारे में जानेंगे क्यों स्वर्णयुग कहा जाता है, और खास करके अगर स्वर्णयुग की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वहां की अर्थव्यवस्था पे ज्यादा फोकस किया जाए। क्लियर हो ना। और गुप्त काल में जो सबसे सेंटर में रहेगा वो कौन रहेगा? क्या? चंद्रगुप्त मौर्य काल। मौर्य तो रहेगा मौर्य वंश में।
सबसे ज्यादा चर्चा रहेगा। उसके बाद विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम भी रहेगा चर्चा में, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे तो श्रीगुप्त हैं, नो डाउट, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किनको माना था? चंद्रगुप्त प्रथम को, जो कि गुप्त वंश के हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, याद रहेगा ना, मौर्य वंश के। क्लियर है? तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। और फिर गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर कहने का मतलब समझ में आया? एक का क्या होता है? उद्भव, और दूसरे का पतन। जब उद्भव हुआ तो गुप्त काल का शुरुआत होता है, और जब इसका पतन होगा तो गुप्तोत्तर हो जाएगा। वैसे ही मौर्य काल का मतलब उद्भव हुआ, और मौर्योत्तर काल का मतलब इसका पतन का समय शुरू हो गया। क्लियर है? बस इतना कर लीजिए, आसानी से प्राचीन भारत में बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका हो ही गया है, दूसरा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। क्या 2 क्वेश्चन यहां से नहीं बनाया जा सकता? और अभी 20 दिन बाकी है। बस आपके लिखने की कला में थोड़ी सी अशुद्धियां कम हो और टू द पॉइंट हो, फिर देखिए ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। लोगों का आ रहा, आपका भी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन भारत, यहां जो हमको पढ़ना है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो ना? एक क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना है, 50 नंबर। कोई दिक्कत है? कुछ समस्या है तो नहीं ना? यानी कि 70 और 70 140 नंबर आ गया है। विश्व इतिहास 35 नंबर का 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका 35, 40 ले आइए और अच्छा बात है। लेकिन 35 एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि नहीं, 35 से कम नहीं आना चाहिए। तो 35 गुना 70 उधर हुआ, और फिर प्राचीन में भी 2 क्वेश्चन, 35 गुना 70 140 नंबर हुआ, हो गया ना 40। अब आते हैं मध्यकालीन, यहां पे 50 कह रहा है, फिर से 35 जोड़ देते हैं। क्लियर है? 35 फिर से इसमें अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले दक्षिण भारत, पल्लव, चोल, इस पे सबसे ज्यादा नजर हमको रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस बार आने की हद तक संभावना है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, मेहनत सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। अगर दिल से आप मेहनत कीजिए तो दिल्ली सल्तनत में ही आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ज्यादा दौड़ना ही नहीं इधर उधर। इसमें भी इतना दे दिए कि इतना पढ़ लीजिए, इसमें भी पता है कि क्वेश्चन कहां से फेंकेगा। दिल्ली सल्तनत में आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस बार है। एमबीटी जो कि हम बता दिए हैं, सारी नीतियां, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा समझदार, लेकिन जब जब जो नीतियां लाया सब कुछ बर्बाद। तो ये जो है सबसे ज्यादा चर्चा का है विषय। अगर इसको पढ़ रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट दे, उसके पहले से कनेक्शन कर दे, तो इसके पहले से अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद कर दे तो फिरोज शाह तुगलक, हल्का सा देख लेंगे और क्वेश्चन देंगे तो हम ही समझाएंगे आपको सामने बैठ के। तो एक क्वेश्चन तो हमारा बनकर तैयार है। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल, इसमें कहां आपका जोड़ा कोई होगा? हमको नहीं लगता पटना में कोई बैठा हुआ जो आपका जोड़ा हो जाए, अगर पढ़े हैं तो, ईमानदारी से डेली क्लास किए हैं तो। यहां से शेरशाह, शेरशाह इसलिए चर्चा में क्योंकि बिहार में इनका मकबरा, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा रहता है और इस बार इंपॉर्टेंट है शेरशाह। दूसरा अकबर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मौर्य काल में सुजीत सर आपने बोला धर्म नीति अशोक की, तो फिर मुगल काल में अकबर के दीन इलाही, राजपूत नीति, धार्मिक नीति जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। आगे उसके आने वाले जो वंशज होंगे उसको बर्बाद कर देंगे और उनका नाम जो होगा औरंगजेब। इनकी सारी नीतियों को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। एक तरीके से अगर कहा जाए तो मुगलों का पतन इन्हीं के टाइम में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यानी इस पे हमको ध्यान देना। अगर यहां भी ध्यान देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपका फाइट है कहां? आपको मुसीबत है कहां? अब तो आप जीएस में सोचिए, हिस्ट्री का तो आपका निकल गई है गाड़ी, गाड़ी रुकी कहां है आपकी? और भी 20 दिन बाकी है, कहां से कैसे रुक जाएगी गाड़ी? आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, हम तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट आपको मुन्ना जी, मुरली जी? नहीं, कुछ है डाउट तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट में आधुनिक भारत। देखो सरकार,
सर कैसा खतरनाक काम किए, जो सब कोई जानता है उसको लास्ट में ले जाकर छोड़ दिए। आधुनिक भारत में आते हैं, एक क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि अब तक हमें जो है 140 करीब करीब 175 आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहां तक हम सही हैं या नहीं है? आप ही का नंबर है, मेरा नहीं है। 140 70 से तो 140 हुआ ना, 35 नंबर इधर लाइएगा ना तो 175 हुआ ना, क्लियर है ना? आपका 175 आ चुका है ना। अब ऐसे सुजीत सर बोल रहे हैं जैसे लगता है बस आ ही गया सच में, ठीक है ना। आधुनिक बात आएगा, पक्का आएगा, लोगों का आ रहा, आपका भी डिजर्व करते आएगा। आप इतिहास के भ्रम को तोड़िए और सामने खड़ा होकर बोलिए लोगों को। इतिहास पढ़ना सच में बच्चों का खेल है, इतिहास भ्रम नहीं है, डाटा नहीं है, बड़ा सिलेबस नहीं है, ये तो मजेदार सिलेबस है। जितना अंदर जाओ उतना ही कम है। क्या है आपके सामने तो है रखा हुआ सब। अब देखिए आधुनिक भारत, एक क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, एक ही क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे आधुनिक भारत इस 20 दिन में। सबसे पहले पलासी का युद्ध। सूची से पलासी का युद्ध क्यों? क्योंकि यहीं के बाद राजनीति शुरू हुआ। उद्देश्य जो था व्यापार वाणिज्य करने का, और यहां के बाद पलासी के युद्ध के बाद जो है इनकी उद्देश्य क्या हो जाती है? शासन का। और सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है। तो जब तक पलासी का युद्ध होता है तो इंडियन को लगता है, भारतीयों को लगता है कि ये क्या है, धोखे से युद्ध जीते हैं अंग्रेज। लेकिन जैसे बक्सर का युद्ध 1764 में हारते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि अब जो है ताकतवर अंग्रेज हैं और हम सब उनके गुलाम हैं। वहां और डिटेल से, यहां तो हल्का हल्का जान जाए। यही के बाद जो है यहां पर क्या हो जाएगा, आपका इलाहाबाद की संधि हो जाएगी 2-2, उसके बाद तो पूरी तरीके से हम बर्बादी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां में 3 चीज, मुन्ना जी देख रहे हैं हमको, ध्यान है यहां पे। आर्थिक नीतियां में 3 चीज, एक तो अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, और तीसरा जो है महलवारी। जिनको जो चीज की जरूरत होगा मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, सब कुछ हमसे ले जाइए, बस रिजल्ट हमको दे दीजिए। बाकी आज के बाद 24 आवर आपके लिए तैयार है। जब जिस वक्त फोन कीजिएगा फोन रिसीव होगा। जो नोट्स नहीं है पूछिए, मांगिए, देने के लिए तैयार हूं। उसी टाइम मिल जाएगा, 2 बजे रात पे कहिएगा, 2:05 में पहुंच जाएगा आपके पास में। लेकिन रिजल्ट एनी हाउ दीजिए। आपको फॉर्मेटिंग चाहिए क्योंकि फॉर्मेटिंग अब जरूरत है, डेट आ गया है। जिनको, जो भी लोग इस वक्त हमको सुन रहे हैं, फॉर्मेटिंग ले लीजिए, हमसे मांग लीजिए। जो जो फॉर्मेटिंग मांगना है एक एक करके फॉर्मेटिंग मांगते जाइए, सारा फॉर्मेटिंग हम दे देंगे। क्योंकि अंतिम एग्जाम में वही फॉर्मेटिंग काम करेगा। कहानी तो आपको पता ही है। चलिए 1857 का विद्रोह होगा। 1857 का विद्रोह तो पता ही है, इसमें कैसे हुआ है, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, क्या स्वरूप थे। और लास्ट जो हमारी पढ़ाई चल रही थी